The Smalls family case tells how a normal family got assaulted and traumatized by evil spirits and demons, and how the involvement of Ed and Lauren Warren affected their life. It begins in 1974 and it lasted for 15 years. एक केस है जैक और जेनेट स्मॉल्स का, जो कि जे स्ट्रीट वेस्ट विटसन पेंसिल्वेनिया में रहा करते थे। ये केस को एक बहुत ही वाइड मीडिया अटेंशन मिलता है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेमस डिमोनोलॉजिस्ट एड एंड लॉरेन। ये केस में 3 एक्सोसिएशन परफॉर्म हुए। इवन देन द डिमन रिफ्यूज्ड टू लीव। इस इवेंट पर एक बेस्ट सेलिंग बुक और एक फिल्म भी बनी है, शेयरिंग द सेम टाइटल, द हॉन्टेड। सो स्मॉल्स वर अ क्लोज निट कैथोलिक फैमिली जो कि विल्किंसबरी पेंसिल्वेनिया में रहा करते थे। इन 1972 उन लोगों को वहां से मूव करना पड़ा बिकॉज ऑफ द डेवस्टेशन कॉज्ड बाय हरिकेन एग्नेस। तो उन्होंने जैक के पेरेंट्स जॉन एंड मेरी स्मॉल्स, जो कि रिसेंटली एक घर खरीदे वेस्ट पिटसन पेंसिल्वेनिया में। वो एक डुप्लेक्स था जो कि 1986 को बना था और वहाँ पे वो लोग मूव कर लेते हैं। जैक के पेरेंट्स राइट हाफ में रहने लगे और जैक और उसका फैमिली, जिसमें जैक, जेनेट और उनके 2 बेटी डॉन एंड हेदर, वो लोग लेफ्ट हाफ में मूव कर लिए। स्मॉल्स के लिए आने वाले 18 महीने बहुत ही पीसफुल थे, बट देन द लाइफ टूक अ टर्न फॉर द वर्स। उनके घर में अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। उनके टीवी में अचानक से आग लग गई। उनके कारपेट में बहुत ही मिस्टीरियस स्टेन्स पड़ गए। उनके घर के पाइप्स बार बार ठीक करने के बावजूद लीक कर रहे थे। नए नए बाथरूम में गहरे स्क्रैचेस दिखने को मिले, ऐसे कि कोई जंगली और पागल जानवर के हों। उनके घर से छोटी छोटी चीज़ें गायब होने लगी। एंड इन 1975 their older daughter Dawn repeatedly saw people floating around their bedroom. स्मॉल्स ने इन सब चीज़ों को बर्दाश्त किया और उनकी ज़िंदगी यूं ही आगे बढ़ते ही गई। एंड they were gifted with 2 more children in 1977. अब तक तो ये बात जाहिर हो गई थी कि उनके घर में कुछ तो गलत है, कुछ ऐसा जिसे वो देख नहीं सकते, मगर किसी की तो नज़र उन पर जरूर थी। रात की शांति में उनकी सीढ़ियों में किसी के पैरों के चलने की आवाज़ें सुनाई देती थी। उनके ड्रॉर्स अपने आप ही खुलते और बंद होते, जबकि उस रूम में कोई होता भी नहीं था। उनके रेडियो अनप्लग्ड होने पर भी आवाज़ें करते थे और उनके चेयर्स के हिलने की आवाज़ पूरे घर में सुनाई देती थी। एंड देन देयर वाज द स्मेल। इस स्मेल पूरे घर में फैली हुई थी। सबको सांस लेने में घुटन महसूस होती थी। इन्वेस्टिगेशन के टाइम एड वॉरेन ने यह भी कहा था कि दिस स्मेल इज सिमिलर टू अ स्मेल ऑफ अ रॉटिंग फ्लैश। थोड़े ही टाइम बाद जैक की माँ मैरी स्मॉल्स को हार्ट अटैक आया एंड उनका बिल पे करना बहुत मुश्किल हो गया। इट सीम्स दैट द हॉन्टिंग वाज टेकिंग टोल और मोर देन द फैमिलीज लिविंग स्पेस। एक रात जब जैक और जेनेट सो रहे थे, तभी अचानक से जैक की आंखें खुलती है। उसने एक धीमी आवाज सुनी, कोई लड़की की आवाज, एंड शी वाज विस्परिंग समथिंग। और जैसे ही जैक पीछे मुड़ता है जेनेट की तरफ, ही सॉ अ शैडोई फिगर रन ऑफ हर लेग। One of the creepiest way in which the haunting manifested was the sound of his moans and blood-curdling screams, which reached through the house at all hour of day and night. ये आवाज़ें तब और भी डरावनी हो जाती है जब ये स्मॉल्स के वॉइसेस को मिमिक करने लगती है। जॉन एंड मेरी स्मॉल्स को डुप्लेक्स की अगली तरफ, जहाँ जैक और जेनेट रहा करते थे, वहाँ से चीखने और गालियों की ऑब्स्सीन आवाज़ें सुनाई देती थी। More foul language than I've ever heard in my life. और जैक और जेनेट से पूछने पर उन्होंने ये बताया कि उनकी वजह से कुछ झगड़ा या आर्गुमेंट हुआ ही नहीं था। उसी साल फरवरी में जेनेट किसी काम से अपने बेसमेंट में गई थी और तभी उसने किसी की बार बार उसके नाम पुकारने की आवाज़ सुनी। ये सुनते ही वो सुन्न रह गई, क्योंकि उस टाइम घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। और ये आवाज़ें सिर्फ स्मॉल्स ने ही नहीं सुनी, एलिजिटली उनके नेबर्स ने भी उनके घर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनी, जबकि उस टाइम घर पे कोई नहीं होता था। उनका घर सडनली ठंडा रहने लगा। एक दिन जेनेट अपने किचन में है, वो अपने रोज़ के कामों में लगी हुई थी। तभी अचानक से उसको एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और जब उसने डोर के पास देखा, उसने देखा एक काली परछाई जो कि 5 फुट 9 इंच लंबा था, विथ नो फेशियल फीचर्स। जेनेट ने उसकी तरफ देखते ही वो दीवार पर डीमटेरियलाइज होके डुप्लेक्स की अगली तरफ मैरी स्मॉल्स को दिखाई दिया। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन हॉन्टिंग जस्ट इंक्रीज्ड। एक बड़ा सीलिंग फिक्सचर
सैनन के ऊपर गिर गया, नियरली किलिंग हर। जैक भी लेविटेट होते हुए दिखाई दिया। तब जून में जेनेट को वायलेंटली उसके बेड से घसीटा गया जैक की आंखों के सामने, एंड जैक कुछ कर भी नहीं पाया बिकॉज ही वॉज पैरालाइज, गैगिंग फ्रॉम ए फाउल ऑर्डर। उनका पेट डॉग साइमन, जो कि एक जर्मन शेफर्ड था, वो भी इन चीज़ों से बच नहीं पाया। उसे भी बार बार जोर जोर से पटका गया और घर के अराउंड फेंका गया और मारा गया। उनकी दीवारों से बहुत ही डरावनी आवाज़ें आया करती थी, मानो कोई दीवारों को खरोच रहा हो। सैनन को भी उसके बेड के नीचे फेंक दिया गया और वो सीढ़ियों से भी गिरी। एट लास्ट स्मर्श डिसाइडेड टू एंड दिस। जनवरी 1986 में जेनेट को वॉरेंस के बारे में पता चला। एड एंड लॉरेन वॉरेन, द फेमस डिमोनोलॉजिस्ट डुओ, जो कि अपने पैरानॉर्मल केसेस की वजह से बहुत फेमस थे। जेनेट ने उन्हें कॉल किया और उनसे मदद मांगी, एंड वॉरेन वर देयर विद रोजमेरी फ्रॉय, अ रजिस्टर्ड नर्स एंड अ साइकी। उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत स्मर्ल्स के पूछताछ के साथ की। Lorraine will go through the house and see if she can sense any presences. In the meantime, I'm going to ask you a lot of personal questions, so just answer them as best you can. उनको उनके रिलीजियस बिलीव्स के बारे में पूछा, द हैप्पीनेस ऑफ देयर फैमिली, एंड वेदर दे हैड एवर प्रैक्टिस सैटनिज्म और यूज एन ओइजा बोर्ड, या फिर कोई भी ऐसा तरीका जिससे कि सुपरनेचुरल चीज़ें उनके घर तक आ पहुंची। बट दे सेड नो। उसके बाद उन्होंने पूरे घर को अच्छे से देखा। गौर से इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्हें बहुत ही शॉकिंग चीज़ मालूम पड़ी। द टीम said they detected the presence of 4 evil spirits, not 1. 3 of them were minor and the 4th was a demon. वॉरेंस को कोई ऐसी वजह नहीं मिली जिससे कि पता चले आखिर ये evil spirits या demon उनके बीच आया कैसे। They weren't able to find any evidence of the family discord, occult invitations or a sign of tragedy. आखिर में वो इस कंक्लूजन में पहुंचे कि ये डीमन अभी तक डोमेंट था। इट वॉज asleep for decades probably, but now it was awake. It could have been drawn by the emotional energy of the family and was probably feeding on it. आने वाले कुछ हफ्तों में ये आवाज़ें उड़ती हुई काली परछाइयों के वेश में सबको दिखने लगी। डिमोनोलॉजिस्ट एड वॉरेन ने यह भी कहा कि I saw a mucus like smoky type substance that began to whirl and materialize on the mirror, spelling out filthy obscenities, telling me in no uncertain terms to get out of the house. इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि वो घर में जो कोई भी था, जो भी ये सब कर रहा था, वो वॉरेंस के घर पे आने से खुश नहीं था। ये क्रीचर्स जो कि स्मर्ल्स को हॉन्ट कर रहे थे, वो उनकी फैमिली को अंदर से तोड़ना चाहते थे। और इन सब चीज़ों में सबसे खराब और घिनौनी चीज़ थी जैक और जेनेट पर हुए सेपरेट सेक्सुअल असॉल्ट दैट हैपेंड न्यूमरस टाइम्स। पहले तो जेनेट ने यह बताया कि एक रात जब वो सो रही थी, अचानक से उसकी नींद खुली एंड शी फाउंड एन अननोन फिगर सेक्सुअली असॉल्टिंग हर। जैक ने बताया कि सिमिलर केस उसके साथ भी हुआ जब वो अपने लिविंग रूम में बेसबॉल देख रहा था। ही वाज असॉल्टेड इन द सेम वे बाय अ सकीबस। जैक ने सकीबस को कुछ इस तरह डिस्क्राइब किया। ही टोल्ड दैट ही सॉ अ सकीबस posing as an old woman with a young body. Her eyes were red, her gums were green. जैक ने यह भी कहा कि जब वो अपनी रोजरी को लेकर हाथ में प्रे कर रहा था, that unknown creature dragged him around the house. एड वॉरेन के साथ भी और इंसिडेंट हो रहे थे। While he was in the house, he was choked and suffered terrible flu symptom. एड ने यह बताया कि उस घर में आने की पहली रात उसने घर के अलग अलग जगहों पे कुछ मेजर कोल्ड स्पॉट डिस्कवर किए थे एंड एक शैडोई फिगर को भी देखा। He explained, I did not have to wait moments when the very thing I felt was a drop in temperature of at least 30-some degrees. Then, a dark mass formed about 3 feet in front of me. उस शैडो पर्सन के दिखने के बाद एड के मुताबिक कोई घर में रखी चीजें इधर उधर फेंकने लगा, इंक्लूडिंग द बेडरूम मैट्रेस। दीवारों के अंदर से पिग नॉइसेस सुनाई देती थी। स्मर्ल्स ने कई बार कैथोलिक से मदद मांगी। रोमन कैथोलिक डायोसिस ऑफ स्कैंटन ने एक्सपर्ट की कंसल्ट करने की बात जरूर की, मगर कुछ ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट एक अनलाइकली सिनेरियो था। एक बार जेनेट की एक प्रीस्ट से मुलाकात हुई जिसका नाम था फादर ओलेरी, जो जेनेट को इस केस के बारे में सलाह देता था, मगर बाद में पता चला कि कोई फादर ओलेरी एग्जिस्ट नहीं करता था। इट वॉज द डीमन इम्पर्सनेटिंग अ प्रीस्ट। इन्वेस्टिगेशन के बाद वॉरेंस का कुछ ये कहना था, द स्मॉल्स आर ट्रूली अ फैमिली कमिंग अंडर अ विजुअल अटैक। The ghost, the devil, the demon, or whatever you call it, is in that home. वॉरेंस ने उस डीमन को बाहर निकालने के लिए 2 बार उसे रिलीजियसली प्रवोक करने की भी कोशिश की,
घर में रिलीजियस म्यूजिक प्ले किए और प्रेयर की आवाज़ों से उनका घर गूंज रहा था। इससे वो डीमन भड़क गया। उनके घर में लगे मिरर्स हिलने लगे, मानो उसके गुस्से से पूरा घर कांप रहा हो। वो आवाज़ उन्हें घर से बाहर भगाना चाहती थी। उनके टेलीविज़न में एक ईरी सिल्वरी वाइट ग्लो आ गया, मगर जब उन्होंने प्रे किया और घर में होली वाटर छिड़का तब उनका घर शांत हो गया। मगर प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी। द पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कंटिन्यूड। स्मल्स की हालत अब और भी खराब हो गई। दीवारों में से आने वाली आवाज़ें अभी और भी बढ़ने लगी। जैक और जेनेट को वो चीज़ें जो उनके घर में थी अब उनको और भी चोट पहुंचाने लगी। उनके शरीर में कई बाइट मार्क्स और कई थप्पड़ के निशान दिखने लगे। जेनेट अब तंग आ गई थी और उसने डिसाइड किया कि अब वो उस डीमन को कांटेक्ट करेगी। उन्होंने उस डीमन से बात करने की कोशिश की, मगर कोई एक अनजानी आवाज़ से आप कैसे बात कर सकते हो? इट सीम्स इम्पॉसिबल। मगर जेनेट कोशिश जरूर करना चाहती थी। जेनेट एक खाली रूम में बैठी और उसने कहा कि अगर तुम हाँ बोलना चाहते हो तो एक बार टैप करो, और अगर तुम नहीं बोलना चाहते हो तो 2 बार टैप करो। वो ये सब ऐसे कह रही थी मानो वो सच में वो डीमन से बात कर रही हो। और सबसे पहला सवाल जेनेट ने ये पूछा, Are you here to harm us? वॉरेन ने सब ट्राई किया बट नथिंग सीम टू ड्राइव अवे द इवल फ्रॉम देयर होम। तब उन्होंने कॉल किया बिशप रॉबर्ट मकेना को। यू नो हिम अगर आप इससे पहले वाला एपिसोड देखे हो तो। रॉबर्ट मकेना इज ए ट्रेडिशनलिस्ट प्रीस्ट who refused to abide by the changes in the ritual amended by the Second Vatican Council. उनकी लैटिन बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट थी और उन्होंने वॉरेंस के लिए 50 से ज़्यादा एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किए थे। And this time he conducted the ancient rite, infuriating the demon. The infestation intensified. Their daughter Karen fell seriously ill from a strange fever and nearly died. Dawn was nearly raped by the presence. Janet and Mary के हाथों में भी और भी गहरे बाइट मार्क्स आने लगे। अब सब हताश हो गए थे। एड वॉरेन ने एक्सप्लेन किया कि देयर वाज 3 stages of possession. Infestation, oppression, and possession. Now, infestation, that's the whispering, the footsteps, the feeling of another presence, which ultimately grows into oppression. The second stage. Now, this is where the victim, and it's usually the one who's the most psychologically vulnerable, is targeted specifically by an external force. Breaks the victim down, crushes their will, and once in a weakened state, leads them to the third and final stage, possession. और अब वो सेकंड डिमोनिक स्टेज पहुंच चुके थे, ऑपरेशन, जिसके बाद आता है पोजेशन एंड देन डेथ। बिशप मकेना ने दूसरा एक्सोर्सिज्म किया लेट स्प्रिंग में, बट इट हैड नो इफेक्ट। द डीमन हैड लैच्ड इटसेल्फ टू द फैमिली मेंबर्स एंड वाज फॉलोइंग देम लाइक द शैडो। इट फॉलोड देम एवरीवेयर एंड इवन जैक एट वर्क। ये जायज़ सा सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि वाई नॉट मूव आउट टू अनदर हाउस, मगर वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते थे बिकॉज दिस थिंग वर यूज्ड टू फिट ऑफ द स्मॉल्स फैमिली एंड इट वुड जस्ट सिंपली फॉलो देम, चाहे वो जहाँ कहीं भी जाए। चर्च से मदद मांगने के बाद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। तब उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। दे डिसाइडेड टू अपीयर ऑन टेलीविजन, रिमेनिंग एनोनिमस बिहाइंड द स्क्रीन। स्मॉल्स फैमिली का इंटरव्यू किया गया बाय रिचर्ड बे ऑन फिलाडेल्फिया टॉक शो। लोगों में अब बातचीत बढ़ने लगी, मगर उनके घर में चीजें और बदतर हो गई। जैसे कि वो डीमन रिटेलिएट कर रहा हो। उसने जेनेट को लेविटेट किया और दीवार की तरफ फेंक दी। जैक को एक मॉन्स्टरस क्रीचर दिखा जो कि एक पिग था, मगर अपने 2 पैरों पे खड़ा था। और एक बार एक हाथ मैट्रेस के थ्रू ऊपर आता है और जेनेट का गला पकड़ लेता है और जैक का फिर से रेप हो जाता है। In 1986, the Smurfs felt the risks of ridicule did not outweigh the need to tell the story to a wider audience and granted an interview in Wilkes-Barre Sunday Independent newspaper. Their home became a tourist attraction for press, curious onlookers, and skeptics who want to examine their house. Some asked their neighbor. उन्होंने कहा नेबर्स के हिसाब से स्मर्फ्स की कहानी झूठी है और वो लोग ये सब बस मूवी और बुक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कर रहे हैं। स्मर्फ्स कॉन्टैक्टेड ए मीडियम मैरी एलिस रिकमैन और वो 4 स्पिरिट्स को उनके लिए आइडेंटिफाई करने में हेल्प की। सी टोल्ड फर्स्ट स्पिरिट इज एन ओल्ड वुमेन नेम्ड एबिगेल। सेकेंड स्पिरिट का नाम था पैट्रिक, जिसने अपनी वाइफ और उसके लवर का मर्डर कर दिया एंड देन ही वॉज हैंग्ड बाय द मॉब। वो थर्ड स्पिरिट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, मगर फोर्थ एक पावरफुल डीमन था
जो कि बाकी स्पिरिट्स को कंट्रोल कर रहा था स्मॉल्स को टॉर्मेंट करने के लिए। प्रेस ने स्क्रैंटन डायोसिस को एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया एंड दे रिलक्टेंटली ऑफर्ड टू टेक ओवर द इन्वेस्टिगेशन। मीनवाइल वॉरेन्स प्लान्ड अ मास एक्सोर्सिज्म विद सेवरल प्रीस्ट्स। The Reverend Alphonsus Travelled of Saint Bonaventure University asked by the diocese to investigate. He believed the Smurls were sincere and disturbed by the event, but could not say whether the demonic presence was a true case. रोमन कैथोलिक चर्च भी अनसर्टन थे कि इन इवेंट्स का कॉज क्या था। 1986 में उस एरिया का एक प्रीस्ट उनके साथ 2 रात रह के दिखता है, मगर नथिंग अनयूजुअल हैपेंड। 1986 में रॉबर्ट मैकेना थर्ड एक्सोर्सिज्म करते हैं एंड इट वाज इफेक्टिव। 3 months were normal, but before Christmas the same year, जैक ने उस काली परछाई को फिर से देखा। जैक प्रे करने लगा, होप करते हुए कि ये एक अनरिलेटेड इंसिडेंट है, बट द बैंगिंग नॉइसेस, टेरिबल स्मेल एंड वायलेंस स्टार्टेड अगेन। उसके बाद स्मर्ल्स ने अलग टाउन मूव कर लिया। इन 1989 चर्च ने एक फाइनल एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया टू गिव देम पीस। सो गाइस, this was one of the most popular Warren cases. There are reasons to believe both in skeptics and believers, but only the people involved know the real truth. So that was the case of Smurls family, and I am Rex, and you are watching Overflow. चांद की रोशनी में घने जंगलों के अंदर एक आदमी खो गया है। वो आदमी है मूसो कोशुकी। मूसो एक जैन प्रिस्ट है जो कि जापान के मीनो प्रोविंसेस में ट्रैवल कर रहा था। मीनो प्रोविंसेस जंगल और माउंटेन से घिरा हुआ एरिया है। वहाँ बहुत ही कम पॉपुलेशन में लोग रहते हैं। मूसो जंगल से गुजर रहा था और जैसे जैसे रात होती गई वो अपना रास्ता भटक गया और रात के टाइम जंगल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। मूसो अपने लिए रात गुजारने को एक शेल्टर खोज रहा था। तभी उसने हिल के ऊपर एक छोटा सा अंजित्सु देखा। अंजित्सु एक छोटा सा हर्मिटाइज होता है जहाँ पे प्रीस्ट और मॉन्क्स ट्रैवल करते टाइम रेस्ट लेते हैं। सो ही वॉज रिलीव्ड और जितना जल्दी हो सके वो वहाँ पे पहुँचता है। उसके सामने एक पुराना सा वुडन डोर था। वो वुडन डोर पर नॉक करता है। डोर खुलने पर उसके सामने एक ओल्ड प्रीस्ट खड़ा होता है। जब मूसो वो ओल्ड प्रीस्ट को बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं आज रात यहाँ पे ठहर सकता हूँ, तो वो ओल्ड प्रीस्ट बहुत ही रूडली मूसो को मना कर देता है और कहता है कि मैं कभी किसी को मेरे श्राइन में आने नहीं देता। वो ओल्ड प्रीस्ट मूसो को डायरेक्शन देता है और कहता है कि घाटी के उस पार एक छोटा सा गांव है, अगर आपको रात गुजारना ही है तो आप वहीं चले जाओ। मूसो गांव की तरफ बढ़ने लगता है और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और ह्यूमिलिएटेड था क्योंकि ओल्ड जापान में प्रीस्ट मॉन्क इन लोग को लोग रिस्पेक्ट करते हैं और लोग उन्हें बहुत ही वेल रिसीव्ड और अच्छा ट्रीट करते हैं, जबकि प्रीस्ट ने ही मूसो के साथ इतना रूड बिहेव किया। मूसो को बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। मूसो एक गांव में पहुंचता है जहां पे लोग उसे बहुत ही वेल रिसीव करते हैं। खुद विलेज का मैजिस्ट्रेट मूसो को अपने घर इनवाइट करता है। मूसो घर के अंदर आने के बाद वो कुछ 40 या 50 लोगों को वहाँ पे उदास देखता है। प्रोबेबली किसी का डेथ हो गया था। और जैसे ही मूसो उन्हें इस बारे में पूछने वाला रहता है, लोग उसका ध्यान भटका के उसे एक खाली रूम की तरफ ले जाते हैं जहाँ पे उसके लिए खाना और एक खाली बेड रखा रहता है। मूसो अपना डिनर करने के बाद सो जाता है। But in the middle of the night, Muso was woken up by the sound of weeping and restlessness in the village. उसी टाइम मूसो के रूम में एक यंग लड़का आता है और वो मूसो को समझाता है कि उसके फादर का डेथ हो गया है, जिससे कि वो अब घर का हेड है और बाहर लोग उन्हें उनके लास्ट रेस्पेक्ट पे करने को जमा हुए हैं। और ये बात हमने आपको पहले इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप बहुत ही थके हुए लग रहे थे। उसने ये भी कहा कि हमारे गाँव का एक कस्टम है कि हम मरे हुए को अपना फाइनल ऑफरिंग और रिस्पेक्ट देने के बाद लाश को रात भर गांव में ही छोड़ के 3 माइल दूर दूसरा गांव में चले जाते हैं। ये बात सुन के मूसो को दुख लगता है, मगर वो थोड़ा एनॉयड भी होता है कि उसको ये बात पहले नहीं बताया गया। इसके बाद मूसो बोलता है, For your kind intention and your generous hospitality, I am deeply grateful. But I am sorry that you did not tell me of your father's death when I came. For though I was a little tired, I certainly was not so tired that I should have found difficulty in doing my duty as a priest. Had you told me, I could have performed the service before your departure. As it is, I shall perform the service after you have gone away,
and I shall stay by the body until morning. I do not know what you mean by your words about the danger of staying here alone, but I am not afraid of ghosts or demons. Therefore, please to feel no anxiety on my account. You may proceed in your journey. मैजिस्ट्रेट ये बात से एग्री करता है और विलेजर्स के साथ गांव के बाहर जाने से पहले वो मूसो को कहता है कि हमें बहुत ही रिग्रेट लग रहा है आपको यहाँ अकेले छोड़ के जाने को, मगर ये हमारे विलेज का रूल है कि कोई भी मिडनाइट के बाद यहाँ नहीं रुकता। हम दुआ करते हैं कि आप अपना ख्याल रखेंगे और रात में आप अगर कुछ हमारे एब्सेंस में अजीब देखें या सुने तो आप हमें सुबह हमारे वापसी के बाद बताएंगे। मूसो कुछ अगरबत्ती जला के रात के शांति में बॉडी के पास बैठ के मेडिटेट करने लगता है। वो बहुत ही डीप मेडिटेशन फेज में होता है कि तभी उसको उसके चेहरे में ठंडी हवा महसूस होती है। धीरे धीरे उसके रूम के खुलने की आवाज आती है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो इतना शॉक्ड होता है कि वो वहां से हिल भी नहीं पाता। मूसो कुछ ऐसा देखता है कि जो अपने वो लाइफ में कभी भी नहीं देखा होता। मूसो एक बहुत ही ह्यूज स्ट्रेंज फिगर देखता है जो कि बहुत ही डिस्गस्टिंग शेप का होता है और वो धीरे धीरे से रूम के अंदर आता है। वो क्रीचर एक सड़ती हुई लाश के जैसा दिखता रहता है। उसके बड़े बड़े क्लॉस रहते हैं और चमकीली लाल आंखें होती है। वो क्रीचर उस आदमी की लाश को उठाता है और एक ही बार में डिवावर कर देता है फ्रॉम हेयर टू बोन। फिर वो वहां पे रखी ऑफरिंग्स को खा लेता है और वहां से सडनली डिसअपियर हो जाता है। अगली सुबह जब विलेजर्स वापस आते हैं मूसो उनका वेट करते रहता है। तब विलेज का मैजिस्ट्रेट मूसो के पास आके बोलता है कि रेवरेंड सर, शायद आप पिछली रात कुछ अनप्लीजेंट चीजें देखे होंगे। हम आपके लिए बहुत ही वरीड थे और आपको जिंदा और सही सलामत देख के बहुत खुश हैं। हम आपके साथ रात को रुकते हैं मगर ये हमारे विलेज का लॉ है और जब कभी ये लॉ को तोड़ा गया है हमारे विलेज पे बहुत ही मिसफॉर्च्यून आया है, इसलिए हम ये लॉ को हमेशा ओबे करते हैं। और जब हम सुबह लौटते हैं हमारे ऑफरिंग और कॉर्प्स डिसअपियर हो जाते हैं। परहैप्स आपने उसका रीजन देखा हो। जब मूसो विलेजर्स को पिछली रात के बारे में बताता है तब उनके चेहरे में जरा सी भी हैरानी नहीं होती। मैजिस्ट्रेट मूसो को कहता है कि आपने हमें जो भी चीज बताई वो हम बहुत ही पुराने समय से सुनते आ रहे हैं। मूसो ने पूछता है कि आप पहाड़ के ऊपर रहने वाले प्रीस्ट को फ्यूनरल सर्विसेज के लिए क्यों नहीं बुलाते। तभी एक आदमी पूछता है कि कौन सा प्रीस्ट। मूसो रिप्लाई करता है कि वही प्रीस्ट जिसने मुझे कल रात विलेज का रास्ता दिखाया। ये सुनकर सब बहुत ही शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि हिल के ऊपर सदियों से कोई आंजिसू नहीं है, ना कि कोई प्रीस्ट उसमें रहता है। मूसो इस बारे में और कोई बात नहीं करता। उनसे विदा लेकर मूसो फिर से आंजिसू की तरफ चलने लगता है। उसे देखना था कि वहां पे सच में कोई प्रीस्ट है या फिर उसको सच में कुछ धोखा हुआ है। वो बहुत ही आसानी से आंजिसू को ढूंढ लेता है। इस बार दरवाजा खटखटाने के बाद वो ओल्ड प्रीस्ट मूसो को अंदर बुला लेता है और वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मूसो उसे कहता है कि आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। कल रात आपने मुझे जो विलेज का रास्ता दिखाया वहां पर लोग मुझे बहुत ज्यादा वेल ट्रीट किए। आई कैन गिव नो मैन शेल्टर, द ओल्ड प्रीस्ट रिप्लाइड। और मैं इस बात के लिए शर्मिंदा नहीं हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि कल आपने मुझे मेरे असली रूप में देखा। वो मैं ही था जो कल रात आपके आंखों के सामने उस लाश को डिवावर किया। मैं एक जिकनिंग की हूँ, अ ईटर ऑफ ह्यूमन फ्लैश। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। प्लीज मेरे पर दया कीजिए और मेरी पूरी बात सुनिए। बहुत समय पहले ये रीजन में मैं बस एक अकेला ही प्रीस्ट था और माउंटेन में रहने वाले लोग उनका बॉडी लाते थे और कभी कभी तो लोग बहुत दूर से भी आते थे ताकि मैं उस पर सर्विसेज परफॉर्म कर सकूं। मगर मैं ये सब चीज बस कपड़े, खाने और पैसों के लिए करता था और मैं हद से ज्यादा सेल्फिश हो गया था। इसीलिए मेरे मौत के बाद मैं एक जिगनिंगी के रूप में रिबॉर्न हुआ। तब से मैं ना चाहते हुए भी लोगों की लाशें खाता हूँ। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए और मुझ पे सेगाकी सर्विस परफॉर्म कीजिए और मुझे ये जन्म से मुक्ति दीजिए। उसके बाद मूसो को उसकी खुद को अकेला पाता है, लिविंग अलोन इन द हाई ग्रासेस। और उसके सामने एक टोम होता है जिसे गोरिंची कहा जाता है। इसका एक दूसरा एंडिंग भी है जो कि बहुत ही अलग है, जिसमें जिकनिंग की मूसो को बातों में फंसा के वो टोम की तरफ ले आता है जहाँ पे उसका पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है जिससे कि एक जैन प्रीस्ट को भी डिवॉर कर सकता है।
और वो मूसे को वहीं पर डिवाउर कर लेता है। थर्ड नवंबर 1992 नैन्सी अपने फार्म हाउस के बाहर खड़ी है। वो डोर खोलती है, अपने फार्म हाउस के अंदर आती है। उसके बाद अपने लिविंग रूम में जाती है। उसको कुछ फुटस्टेप का साउंड आता है बेसमेंट से। वो पीछे मुड़ के देखती है। उसका एक्स हस्बैंड मॉरिस एक शॉटगन को अपने हाथ में लेके उसके सामने खड़ा है। उसको डर लगता है। शी वॉज टेरिफाइड। वो फार्म हाउस से भागने का बाहर कोशिश करती है। और जैसे ही फार्म हाउस से बाहर भागती है और भागती रहती है, पीछे से एक साउंड आता है एंड शी वॉज शॉट एंड शी वॉज टेरिफाइड। वो दस्त चिल्लाती रहती है। उसी टाइम मॉरिस आता है, एक हाथ से उसको पकड़ता है और घिंच के घर के अंदर लेता है। उसको एक चेयर में बैठाता है और उसके सामने खड़ा होकर बोलता है, यू आर नेवर गोना फॉरगेट दिस, और शॉटगन को अपना मुंह में लेता है एंड यू आर डेड। सो नाउ you must be left with so many questions to ask. Today, we will look at the whole case of Maurice Theriault, and we will look at the exorcism that happened to Maurice Theriault, and how Ed and Lauren Warren, the famous demonologist, came to help with this case. You are listening to Overflow, and this is the story of Maurice Theriault. So, let's start with the story. Maurice's childhood. मॉरिस सबसे बड़ा बेटा था उसका फैमिली में। उसके 15 भाई बहन थे। वो एक फार्म में रहता था। उसकी मॉम, उसका नाम अमीला था, एंड उसका डैड, उसका नाम मैक्सिम था। अमीला एक बहुत ही केयरिंग पर्सन थी, बट उसका डैड उसका वर्स्ट नाइटमेयर था। वो उसको दिन रात काम करवाता था और अब्यूज़ करता था। जब उसको बोर लगता था अब्यूज़ करके, मॉरिस को वो जाता था, उसकी मॉम को फिर अब्यूज़ करता था। उसकी मॉम ही उसके लिए वो फैमिली में एक सपोर्ट थी, जो कि उसका केयर करती थी। मॉरिस को अपना स्कूल 15 साल का एज में ही छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उसका फादर उसको फोर्स किया था। एंड मॉरिस वॉज कैथलिक। ही प्रेड टू गॉड फॉर हेल्प। ही प्रेड एंड प्रेड एंड प्रेड। ही प्रेड टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम द हेल दे वर लिविंग, बट उसका प्रेयर का भी आंसर नहीं हुआ। ही कंटिन्यूड टू लिव इन अब्यूज एंड वायलेंस एज ही ग्रू ओल्ड। वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता गया। तो उसका फादर सोचा कि अगर ये उसको फिजिकली ओवरपावर कर सकता है तो वो उसको उसका कमांड और मानेगा नहीं। तो उस मॉरिस को उसका डैड कांस्टेंट एक फियर में रखा था, उसको अब्यूज़ करता था। धीरे धीरे उसका गॉड पे बिलीफ चले गया, क्योंकि वो हमेशा हेल्प मांग रहा था, प्रे कर रहा था, लेकिन उसको कुछ आंसर्स मिल नहीं रहा था। एट डेस्परेशन ही कॉल्ड टू द डेविल। ही आस्क्ड डेविल फॉर द हेल्प। कुछ र्यूमर बोलता है कि उसका खुद का डैड ही उसको डेविल वर्शिपिंग और ब्लैक मैजिक सिखाया। बट whatever may be the case, strange things started to happen. एक इवेंट था मॉरिस का लाइफ में। Once Maurice encountered his father having sexual acts with farm animals. His father saw him and then forced him to join in. This was traumatizing and disgusting to think of, but Maurice went through it. उसका फादर का एक्शन inhuman था, to say the least, and the family was always in domestic violence because of him. जब मॉरिस को टीनेज हुआ, वो बहुत बार वो हेल हाउस से भागने की कोशिश किया, बट हिज फादर ऑलवेज स्टूड एन ऑब्स्टिकल फॉर हिम। फाइनली एक दिन मॉरिस घर से भाग जाता है। ये उसके लिए अपना लाइफ का पहली बार वो एक्सपीरियंस करता है फ्रीडम और एक पीस एक्सपीरियंस करता है। बिना डर, बिना फियर का वो जी रहा था। 20 साल के लिए वो न्यू इंग्लैंड पे कुछ और जॉब्स करता है to earn money and survive. He also lived with few women. कुछ टाइम बाद मॉरिस डिसाइड करता है कि उसको सेटल होना है। Then he got married to a lady and went to live in a farm in western Massachusetts. Decade passed. He was known as a kind soul to his neighbor and a simple man who grew tomatoes and sell them. But after some time, strange, unexplainable phenomenon started to terrify his wife. वॉल पे जो क्रॉस लगा था उससे रेड ब्लड निकल रहा था। मॉरिस कभी भी गुस्सा में आता था और अपने वाइफ को ही थ्रेटन करने लग गया था। बट आफ्टर सम टाइम ही वुडंट रिमेंबर एनीथिंग। दिस वाज वेरी स्ट्रेंज। देन इन 1976 एक न्यूज़ आया
Maurice Theriault were found guilty of child rape and served 5 years of probation, which was a very short time in jail for such a heinous crime. उसकी वाइफ उसको डिवोर्स कर दी. In 1981, something happened that gave Maurice both relief and grief at the same time. His father has killed his mother and also ended his own life. He was relieved that his father was no more, but also sad because his loving mother had died. This sadness stayed with him. It was 1984. Maurice decided to get married again. He married to a girl named Nancy. उनके टोटल 7 बच्चे थे, पर उनके खुद के कोई बच्चे नहीं थे, सब उसके प्रीवियस रिलेशनशिप के बच्चे थे. वो लोग मैसेच्यूसेट्स में एक लार्ज फार्म खरीद के सेटल हो गए. लोग उसको फ्रेंची बुलाते थे क्योंकि वो फ्रेंच कैनेडियन था और वो फ्रेंच फ्लुएंट बोलता था, लेकिन उसका इंग्लिश बहुत पुअर था क्योंकि वो जब स्कूल में था तो उसको 15 साल में छोड़ना पड़ा, तो उसका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था. मॉरिस के दोस्त उसको एक डिवोटेड कैथोलिक के रूप से जानते थे, एक नॉर्मल बंदा, एक काइंड बंदा और एक जेंटलमैन. This all would turn strange and paranormal in the year 1985. Strange thing would follow Maurice and his family. एक रात जब नैन्सी अपना रूम में सो रही थी, एक उसको प्रेजेंस फील हुआ, जैसे उसको कोई देख रहा है. वो उठी, वो रूम अंधेरा था पूरा, बस एक हल्का सा मूनलाइट आ रहा था. एक डार्क फिगर देखी. शी वॉज टेरिफाइड टू हर सोल. उसका तो 2-3 बार मॉरिस चलाती है. लेटर वो जो फिगर था वो मॉरिस ही होता है. जब सुबह वो मॉरिस को ये बात बताती है फिर से, मॉरिस को ये चीज़ होने का बिल्कुल आइडिया नहीं होता. ही हैज़ नो मेमोरी ऑफ इट. Spontaneous fire would ignite by themselves around the farm. Traces of blood will be all around the houses and the wall. Things just got absolutely out of hands. मॉरिस की आंखों से खून निकलता था. उसके आंखों से हर टाइम खून निकलता था. Could actually see the bleeding, from the eyes. You could see on the side, this area of his face actually opened up. Crosses और French words उसका बॉडी में कार्व होता था. Some people would say that he has some kind of superhuman strength. वो एक हाथ से एक ट्रैक्टर लिफ्ट कर देता था. But this was impossible, right? नैन्सी एक्सप्लेन की कि मॉरिस एक टाइम को अलग अलग जगह दिखता था. वो उसको जस्ट कुछ मोमेंट पहले टीवी देखते हुए देखी रहेगी और सडनली वो लिविंग रूम में रहेगा. वो बहुत कंफ्यूज हो गई थी. वो एक बार डिसाइड करती है कि उसको फॉलो करने को. वो कामली एंड बिना नोटिस हुए उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करने लगी. मॉरिस एक लिविंग रूम को जाता है और फिर एक रूम को घुसता है. देन जब नैन्सी रूम के अंदर जाती है, शी वॉज शॉक्ड. देयर वर नोबडी इन द रूम. इट वॉज ए कम्प्लीटली ब्लैंक रूम. उनके घर में चीज़ अपने आप एलिवेटेड होने लगे. नैन्सी एक बार देखी कि एक वुडन प्लैंक जोर से आके मॉरिस का हेड पे लगता है, बट इट वॉज आउट ऑफ नोवेयर. मॉरिस हर चीज़ भूल जाता था, मतलब वो कुछ भी किया रहेगा. उसको जब वो चीज़ पूछाता था, ही वॉज हैविंग नो मेमोरी ऑफ दैट. देयर वर स्ट्रेंज नॉइजेस व्हेन मॉरिस वॉज अराउंड. कुछ लोग बोलेंगे कि वो स्पिरिट्स थे जो कि मॉरिस को फॉलो करते थे. उसको ये कंडीशन में देख के नैन्सी डिसाइड की कि उसको हेल्प चाहिए और एक हॉस्पिटल ले गई. बट इवन डॉक्टर कुड नॉट एक्सप्लेन दैट बिकॉज इट इज नो फिजिकल एविडेंस, हेंस नो फिजिकल एक्सप्लेनेशन. ऑब्जेक्ट अपने आप इधर उधर मूव करते थे. उसका आंखों से ब्लड ड्रिप होता था. एंड व्हेन पीपल हेल्ड हिम डाउन इन बेड, ही स्टार्टेड टू स्पीक लैटिन बैकवर्ड्स. They got no cure for him. Maurice grew more violent, and he explained that his violent behavior was because of an evil inside him. वो अपने फैमिली मेम्बर्स को थ्रेटन करता था, उनको पीटता था और कॉन्स्टेंटली सुसाइड और मर्डर्स के बारे में बात करता था. वो वॉलंटरीली अपना सारा फायर आर्म्स लेके पुलिस डिपार्टमेंट में दे दिया बिकॉज ही ऑल्सो कंसिडर्ड हिमसेल्फ डेंजरियस. और उसके चिल्ड्रंस और नैन्सी कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते थे क्योंकि वो लोग डरते थे कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो मॉरिस उनको जान से मार देगा. नैन्सी वॉज सो टेरिफाइड that she wanted to run away, but she was so afraid she can't. She decided to appeal for a parish priest, Father Boyle, who entrusted her to the famous demonologist Admiral Lauren Warren. So, ये केस सुनने के बाद एड अपना असिस्टेंट को भेजता है फार्म को ताकि इन्वेस्टिगेट कर सके और कुछ रिपोर्ट कर सके.
जब उसका असिस्टेंट वहाँ पे जाता है तो उसको पैरानॉर्मल एक्टिविटी का फील होता है. इनफैक्ट उसको वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होटल तक भी फॉलो करते हैं. देन जब वो एड उसको पूछता है, उसका असिस्टेंट बोलता है ये सब चीज़ होना इम्पॉसिबल है. ये सुन के एड डिसाइड करता है कि वो फार्म को विजिट करेगा और इन्वेस्टिगेट करेगा. पैरानॉर्मल चीज़ अभी भी फार्म में हो रहा है, लेकिन अभी कुछ हद से ज़्यादा ही हो रहा है. वो अपना आँखों से ब्लीड कर रहा है, अपने मुंह से ब्लीड कर रहा है. उसके बॉडी पे एक रिलीजियस सिंबल लोग एनकाफ्ड हो गए हैं. Movement of objects, sounds, bleeding from Maurice's eyes from no natural causes, crosses appearing on his body. और इनफैक्ट वो लोग उसको विटनेस किए एक ट्रक को लिफ्ट करते हुए. इनफैक्ट वो मैरी का स्टैचू जो कि प्रोबेबली 135 केजी का था, वो उसको भी बहुत ही आराम से लिफ्ट कर देता था. जब एड ये चीज देखा, एड और लोरेन बोले कि मॉरिस वाज पोजेस्ड. He was possessed by a demonic spirit, maybe even more than one demonic spirit. बट पोजेशन रिक्वायर अ डोर. उसका लाइफ में कुछ एक पॉइंट होगा जब वो डीमन लोग को अलाउ किया रहेगा. They decided to call police for safety measures and prevention of possible tragedies. The police and the chief visited. The police saw strange phenomena. वो लोग भी मॉरिस का आंखों से ब्लड निकलते हुए खुद देखा, जो कि वो लोग बिलीव नहीं कर पाए. और वो ट्विस्टेड स्माइल दे रहा था एंड चिल्ला रहा था, हंस रहा था, बोला था दिस bastards will never catch me and even if they do I will kill them all. जैसे ही पुलिस वो घर से बाहर निकलता है, मॉरिस ग्राउंड पर ठड़ करके गिर जाता है एंड ही वाज अनकॉन्शियस. जैसे ही वो उठता है, उसको ये चीज़ के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, कुछ मेमोरीज नहीं है. वो बोलता है कि वो पुलिस के लिए वेट कर रहा था, मगर उसको लगा कि वो पास आउट हो गया. ये इंसिडेंट लोग देखने के बाद वो लोग डिसाइड करके कि एक नॉर्मल ब्लेसिंग सेरेमनी करेंगे, जिसमें वो लोग हेल मेरी प्रे करते थे. एज द सेरेमनी बिगेन, मॉरिस began to tighten his fist. He began to grind his teeth, and suddenly he attacked Nancy and grabbed her neck, choking her. Nancy was saved later. She said this was not the first time Morris had tried to do something like this. वो नैन्सी का नींद में भी उसको चोक करने की कोशिश करता था. This didn't help. They went through the full exorcism. This required a bishop. So Bishop Robert performed a demon ritual, an extreme ritual in matter of exorcism. वो लोग मॉरिस को एक चेयर में बैठाते हैं. देन वो लोग चैंट्स करने लगते हैं. मॉरिस का स्किन पे बॉयल्स होने लगा, ब्लिस्टर्स आने लगा. उसका फोरहेड पे एक स्कार हो गया जो जिससे कि ब्लड बहने लगा. उसका आई चेंज हो गया, वो स्प्लिट हो गया 2 हिस्सों में और एक स्नेक आई जैसा दिख रहा था. उसका फेस भी चेंज होने लगता है. Nancy said, during the exorcism, I saw his face change. I saw something demonic. Bishop asked the demon to identify himself. Morris said, I am who I am. I am the reason of the evil, here to corrupt humanity. प्रेयर कंटिन्यू करते हैं वो लोग. मॉरिस का आँख रोल हो जाता है और चेयर पे वो ऐसे ही अधमरा होकर गिर जाता है, जैसे कि उसका एनर्जी नहीं है अंदर. जब मॉरिस उठता है, वो नैन्सी को बुलाता है. He wanted to see her. The exorcism was considered as a success, and this was the first exorcism Ed and Lauren recorded. Morris seemed to be freed from his torment, but the period of peace lasted for a little while. Not soon after, he was accused of sexually assaulting his stepdaughter for several years and was arrested. वो लड़की और उसका नेचुरल फादर, वो लोग मॉरिस के खिलाफ चार्जेस प्रेस करना चाहते थे, मगर प्रोस्टिक्यूटर ये चीज़ उनको डिस्करेज किया. जब एड ये सब चीज़ सुना, वो एक इंटरेस्टिंग थ्योरी के साथ आगे बढ़ा कि मॉरिस एक्चुअली ये सब नहीं कर रहा था. उसके अंदर एक इवल स्पिरिट था जो कि मॉरिस ये सब करवा रहा था, एंड मॉरिस हिमसेल्फ हैड नो मेमोरी ऑफ इट. अकॉर्डिंग टू एड, इफ यू न्यू हिम, you would know that he would never do such a thing. After some time, they returned to their normal life, but the whole town turned him. His family business was ruined, and they were forced to sell the property and move to a smaller farm. 1990 पे एक बुक आता है, Satan's Harvest, जिसे मॉरिस और उसका पूरा स्टोरी के बारे में लिखा जाता है. मॉरिस बुक टूर में जाता है और ये चीज़ मॉरिस को और उसका बुक स्टोरी को बहुत फेमस कर देता है. बहुत लोग मॉरिस को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं. मॉरिस
को बहुत लोग विजिट करने आते हैं और कुछ लोग क्लेम करते हैं उनमें से कि वो ब्लैक मैजिशियंस है या फिर डेविल वर्शिपर्स। ग्रेजुअली फेम उसको वापस वही जगह लेकर आता है जहाँ से वो मॉरिस निकलने का बहुत कोशिश करता और 1992 वो अपने वाइफ को फिर से थ्रेटन करने लगता है और वो फिर से स्ट्रेंज आउटबर्स्ट बनाने लगता है। उसका वॉइस चेंज होने लगा और कुछ अजीबोगरीब चीज़ उसका मुंह से निकलने लगता था। एड एक डिस्टर्बिंग कॉल रिसीव करता है नैन्सी से। एड, आई नीड टू टॉक टू यू। मॉरिस बिकम वियर्ड अगेन। ब्लड फ्लोज फ्रॉम हिज आईज। ही डज वियर्ड थिंग्स एंड ही इज मैनेसिंग। ये तो सुनने के बाद वो लोग फिर से एक्सोर्सिज्म करते हैं बट ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता। अभी पैरानॉर्मल चीज़ें होते रहते हैं बट चीज़ उतना सीरियस नहीं होता। दो डार्क एनर्जी हैड एन स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर हिम। Exorcism has failed. Madness inside him kept on growing. सितंबर 1992 नैन्सी मॉरिस को डिवोर्स कर देती है और एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेती है मॉरिस के खिलाफ। एज एन रिजल्ट मॉरिस को फार्म छोड़ना पड़ता है। फिर मॉरिस वही सेम चीज करता है जो कि उसका फादर किया था 10 साल पहले। वो नैन्सी को मारने का कोशिश करता है, खुद को मारने का कोशिश करता है बट नैन्सी सर्वाइव्ड एंड मॉरिस वाज नो मोर। The story ends here.